हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। कक्षा 12 इतिहास का पार्ट 4 यानी विचारक, विश्वास और इमारतें, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हम देख रहे हैं और इसमें एक बेहद खास और लगभग लास्ट टॉपिक लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं और वो ये है सांची स्तूप। यानी कुल मिलाकर इस टॉपिक में हम सांची स्तूप के बारे में पर्टिकुलरली और इन जनरल भी स्तूपों के बारे में जो इस चैप्टर के सिलेबस से संबंधित है उसकी जानकारी लेंगे और एक छोटा सा विवरण इसके बारे में समझने का या देखने का प्रयास करेंगे। पर इससे पहले कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक हम स्टार्ट करें, एक बेहद खास जानकारी ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पा सकते हैं। यानी आप किसी एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो, यहाँ एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। पूरे के पूरे सिलेबस का कवरेज आपको बिल्कुल निःशुल्क रूप में मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर हिंदी माध्यम में कराया जाएगा। इसी खास जानकारी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक और समझते हैं थोड़ा सा स्तूप और सांची स्तूप के बारे में। अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि स्तूपों का क्या मतलब था या स्तूप क्यों महत्वपूर्ण माने जाते थे। सबसे पहले बात तो यह है कि जो स्तूपों की चर्चा इस चैप्टर में या इस टॉपिक में की गई है वो विशेष रूप से जुड़ी हुई है किस धर्म से या संप्रदाय से, तो वो जुड़ी हुई है बौद्ध स्तूप। और इसलिए जिसके लिए ये पवित्र मानी जाएगी या जिसके लिए ये इंपॉर्टेंट मानी जाएगी वो बौद्ध धर्म के लिए मानी जाएगी। अब प्राचीन काल से ही, जैसा कि यहां वर्णित है, इन स्थलों को पवित्र माना जाता था। पवित्र इसलिए माना जाता था कि इन स्तूपों के अंदर बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र वस्तुओं को गाड़ा या रखा जाता था। विशेष करके महात्मा बुद्ध के जीवन काल से या उनके से संबंधित जो वस्तुएं थी, उनकी इस्तेमाल की हुई चीजें, उनको जलाने, उनके मतलब अंतिम संस्कार के बाद उनकी राख और उनके जो अवशेष बचे, उन चीजों को गाड़ कर राजाओं ने और उस समय के लोगों ने, शिष्यों ने इन स्तूपों का निर्माण कराया। बाद में बोधिसत्वों की भी चीजों को लगाकर स्तूपों को बनाया जाने लगा। इसलिए इन स्थलों को बेहद पवित्र माना जाता था। इसको अगर इन जनरल आप समझें तो एक जगह पर उन पवित्र चीजों को गाड़कर एक गुंबद नुमा आकार बनाया जाता था, जिन्हें हम स्तूप का नाम देते हैं, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। आगे इसकी चर्चा करते हैं। तो प्राचीन काल से ही लोग कुछ स्थलों को पवित्र मानते थे। कौन से लोग? खासकर जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। प्रायः विशेष प्रकार की वनस्पति से ये घिरा रहता था या कई अनूठी चट्टान या प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थलों पर यह पवित्र जगह बनाई जाती थी। ऐसे कुछ पवित्र स्थलों पर एक छोटी सी वेदी बनी होती थी जिसे चैत्य कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस वेदी को चैत्य कहा जाता था। बौद्ध साहित्य में अनेक चैत्यों का वर्णन हुआ है। देखिए, बौद्ध साहित्य में दो चीजें आपको मिलेंगी, एक मिलेगा चैत्य और एक मिलेगा विहार। तो जो पूजा स्थल या वेदी होती थी वो चैत्य कहलाती थी और जो रहने की जगह होती थी वो विहार कहलाती थी। इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब जैसे कहां कहां इस तरह के स्तूप पाए गए हैं, तो लुम्बिनी, जहां पर भगवान भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। बोध गया, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं? संबोधि। ज्ञान प्राप्ति के बारे में मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस सेशन में, प्लीज देख लीजिएगा, संबोधि। ठीक है। सारनाथ, जहां उन्होंने पहला उपदेश दिया, वहां पे क्या हुआ? धर्म चक्र प्रवर्तन। ये महत्वपूर्ण है, इसको आप रिवाइज करते हुए चलेंगे। सारनाथ, बनारस के पास या बनारस में, उन्होंने अपने 5 पंचवर्गीय, जिनको कहा गया, 5 शिष्यों को उन्होंने पहली बार क्या दिया? उपदेश दिया। वहां पर भी वो स्तूप बना हुआ है। कुशीनगर, जहां उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ, जिसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। इन सभी जगहों पर, इन बौद्ध तीर्थ स्थलों में ये परिवर्तित हो गए। तो जहां जहां ये स्तूप बनाए गए हैं या बने हुए हैं, जहां भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित जगहें हैं, वहां पर इन स्तूपों के बनने के बाद ये बौद्ध स्थल या पवित्र बौद्ध स्थल बन चुके हैं। इसके अलावा भी ऐसी कई जगह हैं, खास करके अशोक के शासनकाल में जो बुद्ध के अवशेष थे उनको अलग अलग जगह पर बांटकर और अलग अलग जगह इस तरह के स्तूप बनाए गए। सांची उसका एक उदाहरण है। इस पवित्र स्थल पर स्तूपों का निर्माण प्रारंभ किया गया जहां जहां पर ये पवित्र स्थल थे। अब स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, ये भी महत्वपूर्ण है जानकारी। तो ऐसे अनेक स्थल थे जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन स्थलों पर महात्मा बुद्ध से संबंधित अवशेष, जैसे अस्थियां, उनके द्वारा प्रयुक्त सामान, उनकी अस्थि, दांत, भस्म आदि को सोने या अन्य किसी धातु के कलश में बंद करके रख दिया जाता था और उस पर पत्थर या ईंटों का ठोस ढांचा बनाकर गोल गुंबद बना दिया जाता था और इसे ही हम क्या कहने लगे? इसे स्तूप कहने लगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप एक आंसर राइटिंग में भी चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा सा नोट्स आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पर।
स्तूप बनाने की परंपरा संभवतः भगवान बुद्ध से पहले भी प्रचलित रही होगी, लेकिन महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में स्तूप निर्माण को विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई। अब देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, क्यों स्तूप बनाया जाने लगा शुरू में। देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों, विशेष करके बौद्ध धर्म मूर्ति पूजा के बिल्कुल खिलाफ था। अब बुद्ध के जाने के बाद कुछ तो पवित्र स्थलों होने चाहिए जहां पर लोग उस पर शीश नवाएं, तो एक ही स्तूप का कंसेप्ट भी इसलिए लाया गया होगा कि भाई हम उनकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो उनके जीवन काल से हैं उसको संजो कर रखें, उसको सुरक्षित कर दें और वहां पर उसको एक पवित्र स्थल बना दिया जाए। बाद में जब महायान आया बुद्ध धर्म में तो मूर्ति पूजा भी शुरू हो गई। बौद्ध ग्रंथ अशोकावदान से ज्ञात होता है कि मौर्य सम्राट अशोक ने महात्मा बुद्ध के अवशेषों के हिस्से प्रत्येक महत्वपूर्ण शहरों में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हैं, अगर आपके सामने सवाल आता है कि स्तूपों के प्रसार या स्तूपों के अधिक बनने या स्तूपों के अधिक प्रचलन में किस शासक या शासन का ज्यादा कह सकते हैं योगदान रहा, तो उसमें अशोक का मुख्य रूप से रहा और अशोकावदान में इसका प्रमुख रूप से उल्लेख आता है। परिणामतः दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक भरहुत, सांची और सारनाथ जैसे पवित्र स्थलों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि स्तूप प्रायः दान के धन से बनाए जाते थे। स्तूप बनाने के लिए दान राजाओं के द्वारा, धनी व्यक्तियों के द्वारा, शिल्पकार और व्यापारियों की श्रेणी द्वारा और भिक्षु और भिक्षुणियों द्वारा दिया जाता था। स्तूप का जन्म अर्धगोलाकार ईंट मिट्टी का टीला से हुआ था जिसे अंड कहा जाता था। तो मिट्टी का एक टीला रहता था और उसके ऊपर स्तूप बनाए जाते थे। ठीक है, अब स्तूपों की अगर संरचना की बात करें और सांची की विशेष करके, जैसा मैंने आपको चर्चा की, देखिए सांची कहां है, रायसेन जिला जो है भोपाल के पास, और विशेष करके वो जो स्तूप है वो विदिशा जो मध्य प्रदेश का जिला है वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर लगभग आपको मिलेगा। ठीक है, भोपाल से 40-45 किलोमीटर की दूरी पर यह सांची का स्तूप आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए दो महत्वपूर्ण स्तूप पाए गए, एक पाया गया अमरावती का, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। उन स्तूपों को अंग्रेजों ने वहां से मूर्तियां ये सब उखाड़ के अपने बागीचों में अलग अलग जगह पर ले जाने लगे। बाद में उनको यह अंदाजा भी हुआ कि कोई बौद्ध स्मारक या पवित्र स्थल रहा होगा, लेकिन सांची स्तूप के बारे में विशेष रूप से जानकारी मिल गई और उसको बचाने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल अदा किया था वो भोपाल की बेगम, इसका चर्चा आता है। भोपाल की बेगम ने इसे विशेष रूप से बचाने में अपना योगदान दिया था, इसको ध्यान रखेंगे। उन्होंने उसकी कॉपी भिजवाकर और कई तरह से अंग्रेजों को मनाकर उसको बचा लिया। सांची स्तूप के एक तोरण द्वार का निर्माण हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पियों के संघ द्वारा दान कराया गया। अंड के ऊपर एक संरचना बनाई जाती थी जिसे हर्मिका कहा जाता था। हर्मिका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। यह संरचना एक छज्जे की भांति होती थी जिसका निर्माण देवताओं के आसन के रूप में किया जाता था। हर्मिका के ऊपर एक स्तंभ होता था जिसे यष्टि कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हर्मिका, यष्टि, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर एक छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका बनाई जाती थी जो इस पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। सांची और भरूच के प्रारंभिक स्तूपों को देखकर स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक स्तूपों का निर्माण बिना किसी अलंकरण के किया गया था। अब जैसे ये मान लीजिए ये द्वार जैसा बना हुआ है, ये भी बहुत प्रमुख रूप से इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, इन स्तूपों में केवल पत्थर की वेदिकाएं, तोरण, द्वार बनाए जाते थे। ये पत्थर की वेदिकाएं भी लकड़ी अथवा बांस की होती थी। तो पहले बहुत सजावटी नहीं बनाया जाता था, लेकिन पत्थरों की कलाकारी इसमें दिखाई जाती थी। इन स्तूपों के चारों दिशा में बनाए गए तोरण द्वार पर सुंदर नक्काशी की गई थी। जैसे आप देख सकते हैं ये नक्काशी कितनी महत्वपूर्ण और कितनी सुंदर की गई है। ठीक है, इन स्तूपों के उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके आकाश में सूर्य का अनुकरण करते हुए पूरे चारों ओर परिक्रमा लगाते थे। तो ये आपको जो चीज दिखाई दे रही है ये गोल घुमा हुआ है, इसके चारों ओर परिक्रमा लगाया करते थे सूर्य के हिसाब से, जैसे सूर्य घूमता था। ठीक है, लेकिन कालांतर में बने स्तूपों को देखकर स्पष्ट होता है कि बाद में बने स्तूप को ताक और मूर्तियों से अलंकृत किया जाने लगा। लेकिन बाद में जो स्तूप बना, शुरू में क्या था, बहुत ज्यादा उसमें साज सजावट या नक्काशी कम की जाती थी। लेकिन बाद के जो स्तूप बने हैं उन स्तूपों में देखा गया कि ज्यादातर अलंकार और कलाकृति दिखाई गई है, मूर्तियां ज्यादातर बनाई गई हैं। तो ये स्तूपों के बारे में 2-4 चीजें आप बहुत ध्यान रखिए। एक तो ये बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल हैं। इन स्तूपों के अंदर गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित जो चीजें हैं उनको गाड़ कर उनके ऊपर ये गोल गुंबद बनाया गया है जो अंड पर बनाया जाता था, मट्टी के टीले पर। इनके चारों ओर तोरण द्वार भी हुआ करते थे, इसकी चर्चा हमने की। सांची का स्तूप विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बहुत सुंदर कलाकृति जिसे बचाया जा सका और आज भी ये दिखने में उपलब्ध है, आज भी ये पाई जाती है। तो ये विशेष रूप से मैंने आपसे एक छोटे पॉइंट्स के थ्रू थोड़ा सा स्तूप के बारे में और सांची स्तूप के बारे में आपसे चर्चा की। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
डिटेल में हम बहुत चर्चा कर सकते हैं, मैंने वन शॉट रिवीजन में भी किया हुआ है, लेकिन सिलेबस से स्टिक रहकर जितनी जानकारी आपको होनी चाहिए वो मैंने आपको जरूर शेयर की है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन होगी, कोई डाउट होगा तो आप मुझसे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको हम जरूर लेने का प्रयास करेंगे। एक और खास जानकारी ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट भी है magnetbrains.com। जब इस वेबसाइट पर आप आते हैं तो यहां पर आपको एक साथ कई चीजें बिना किसी भटकाव के पढ़ने का मौका मिलता है। जैसे अगर आप मान लीजिए आप सीबीएसई 7 to 12 हिंदी सेलेक्ट करते हैं, क्लास 12 सेलेक्ट करते हैं, तो एक साथ आप गणित, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई करते हैं, जहां पर आपको पूरे सिलेबस का कवरेज मिलता है। इसके साथ साथ कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस, एमसीक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ये सारी की सारी चीजें आपको एक साथ क्रमबद्ध दे दी जाती हैं, ताकि आप कोई भी क्लिक करें और क्लिक करते ही आपका ये चैप्टर शुरू हो जाए, आपको भटकना ना पड़े। खास बात यह है कि चाहे आप हमारी वेबसाइट से पढ़ें या हमारे एप्लीकेशन से पढ़ें या यूट्यूब से पढ़ें, सभी जगह ये शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क है। बस आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम आप तक और वीडियोस लेकर आते रहें और आपकी पढ़ाई को और आसान बनाते रहें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।